A very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 97 है, जो कि ऑप्टिक्स या जो विज्ञान का फ्यूचर है उसके ऊपर आधारित है। ऑप्टिक्स क्या कहलाता है? प्रकाश विज्ञान, जो कि भविष्य का विज्ञान है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी कहता है। मेरे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्य तथ्य सीरीज फॉर द इंडिया पार्ट नंबर 4। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा और साथ ही इस चैनल के अंदर बताए हुए एपिसोड्स और काफ़ी सारी जो प्लेलिस्ट है उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे और अपने जीवन के अनेकों आयामों के अंदर उसे काम में ले रहे होंगे। मेरे मित्रों, ये सिंपल टेक्निक्स है और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इससे आपका कुछ बेहतर हो सकता है। मेरे मित्रों, सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, परंतु एक चीज़ गारंटी है, वो है कि ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है वो वेरी लॉजिकल, काफ़ी लॉजिक और बेहतर तर्कशीलता के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। मेरे मित्रों, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इन्हें ज़रूर काम में लेंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सत्य तथ्य सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। इस सीरीज की आवश्यकता क्यों है, इसे हम एपिसोड नंबर 93 के अंदर समझा चुके हैं। यदि आप चाहें तो एपिसोड नंबर 93 में जाकर इसे विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि आखिर इस सीरीज की आवश्यकता क्यों है। ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें कि हमने जल्दी में आपको बता रखा है। आप चाहें तो एपिसोड नंबर 93, 95 इनके अंदर इनका पल्लवन या विस्तार देख सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कर्म चक्र का सिद्धांत, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेम एनर्जी के अंदर संबंध आदि। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कि आखिर इस जो भविष्य का विज्ञान है, जिसे कि हम ऑप्टिकल साइंस बोल रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सभी आप लोग परिचित होंगे इसके बारे में। ये हमारे आज का जो विज्ञान है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर काफ़ी गंभीरतापूर्वक आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स। आपकी टीवी चलती है, आपकी मोबाइल चलता है, आप टेक्नोलॉजी को काम में ले पा रहे हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, हर वो चीज़ जो कि आपके आसपास में है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और साथ ही में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आपके चारों तरफ पेरीफेरी में या परिधि के अंदर विद्यमान हैं। एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप काम में लेते हैं। मेरे मित्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का अपना एक समृद्ध विज्ञान है जो कि वर्ष 1831 से चला आ रहा है। 150 सालों की, 150 वर्षों की अनवरत मेहनत का प्रतीक है आज आपके समक्ष अनेक वैरायटीज़ के गैजेट्स जिन्हें कि आप काम में लेते हैं। ये वेबकैम जिससे कि मैं काम में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। जिस लाइट के मैं आलोक में बैठा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो मेरे मित्रों, अनेकों तरीक़ों से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जो आज का विज्ञान है, वह मानवता की सेवा कर रहा है। परंतु क्या यह जो दौड़ है, विज्ञान की ये जो रेस है, क्या ख़त्म हो चुकी है? हाँ, मेरे मित्रों, हम और आप सभी कभी न कभी आदि मानव थे जिसने कि आग की खोज की, पहिए की खोज की, प्रकृति के नियमों को जाना, समझा, उन्हें अपने अनुकूल प्रयोग में किया। परंतु मेरे मित्रों, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी विज्ञान के इम्तिहान और भी हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मेरे मित्रों, ऑप्टिक्स या जो लाइट साइंस है वह विज्ञान है फ्यूचर टाइम का, भविष्य का विज्ञान ऑप्टिक्स और लाइट साइंस रहेगा। हम मानते हैं कि यह विज्ञान का ही एक अंग है, परंतु हम यह भी मानते हैं कि इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे जाने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ऑप्टिकल साइंस के अंदर
लाइट साइंस के अंदर या प्रकाशिकी विज्ञान के अंदर जिसे कि समझा जाना अभी तक बाकी है। जो ऑप्टिक्स या लाइट साइंस है वह भविष्य का विज्ञान है। अगर इसे हम और बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो निसंदेह विज्ञान मानवता की सेवा और भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। साथ ही में ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के बारे में जानने से आध्यात्मिक विज्ञान के कई तथ्यों को समझना संभव होगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती जिसे कि हम माया मान लेते हैं, इल्यूजन मान लेते हैं, माइथोलॉजी मान लेते हैं, अपना भ्रम मान लेते हैं, या मुन्ना भाई एमबीबीएस के शब्दों में उसे हेलोजनेशन, क्या हेलुकिनेशन, शायद ऐसा कोई टर्म है, लगे रहो मुन्ना भाई, उसे हम वो मान लेते हैं। परंतु मेरे मित्रों, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ब्रह्म है और क्या भ्रम है, इसे हर कोई नहीं जान सकता। इसे कुछ चुनिंदा सिद्धांतों के द्वारा जानना संभव है। मेरे मित्रों, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के बारे में जानने से आध्यात्मिक विज्ञान या स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के कई तथ्यों को समझना संभव होगा और निसंदेह आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा भविष्य के विज्ञान में मदद मिलेगी। यानी 1 और 1 11। आध्यात्मिक विज्ञान जो कि अपने आप में हजारों लाखों और लगभग सनातन काल से चला रहा विज्ञान है, वह आपके विज्ञान में या मटेरियल साइंस में हेल्प करेगा और मटेरियल साइंस आपको हेल्प करेगा ताकि आप आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझ पाएं। मेरे मित्रों, सत्य सदा सर्वदा विद्यमान है जिसे कि भाषा के माध्यम से अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे कि इतना आसानी से समझा पाना प्रेजेंट टाइम के लिए संभव नहीं होता है। यदि पीएचडी के सिद्धांत यदि मैं 4वीं 5वीं के किसी आदमी को अगर समझाना शुरू कर दूं तो क्या वो उन सिद्धांतों को मैं समझा पाऊंगा? निसंदेह इतना आसान उनको नहीं होगा, क्योंकि सत्य के कुछ तथ्य होते हैं, कोई भी एक फैक्ट होता है, उनको खुद समझ सकते हैं, कुछ मुश्किल आती है। परंतु अगर हम दूसरों को समझाते हैं और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, उसके बाद में खुद अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किलें आती है, और उन अनुभवों को दूसरों को प्रदान करना और भी ज़्यादा मुश्किलें आती है। तो मेरे मित्रों, इस पर्टिकुलर एपिसोड को हम एक कुछ विचित्र तरीके से समझाने वाले हैं। कुछ पोर्शन मैं आपको शब्दों के द्वारा समझाऊंगा, कुछ पोर्शन को मैं आपको मौन के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए मित्रों, चलते हैं एक नए ज्ञान की तरफ। मेरे मित्रों, इस एपिसोड में शब्द और चित्र अपनी कहानी खुद कहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 1 पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड्स, और वो अगर पिक्चर हिलता डुलता हो, एनिमेशन हो, कुछ वीडियो हो, तो निसंदेह हजारों शब्दों की जगह लाखों शब्दों को हम उस एक फ़ोटो के द्वारा, एक एनिमेशन के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति होगी और मौन और चित्रों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति होगी। शब्द और चित्र अपनी कहानी को खुद कहेंगे। ये एक महायात्रा है, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति से, मौन और चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तरफ। मेरे मित्रों, मौन के द्वारा जो संवाद हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, वो इतना आसान नहीं होता, परंतु वो इतना ज़्यादा गहन, सशक्त होता है कि उसके आप अनेकों अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं, लाखों लाखों अर्थ निकाल सकते हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर के अनुसार उसके अर्थ निकाल सकता है। मौन की अपनी एक भाषा होती है। मेरे मित्रों, इस एपिसोड में काफ़ी जगह पे फुल शांति, कंप्लीट मौन रहने वाला है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है वो एक वाईफाई, जैसे कि वाईफाई आज आप काम में लेते हैं, वो सशक्त है, परंतु जो लाइट का विज्ञान है या जो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी या लाइट साइंस है, वो और ज़्यादा शक्तिशाली है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वाईफाई होती है, डाटा को एक तरीके से दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही तो होती है।
वाईफाई जनरेशन 4G, 5G, 6G एक्सेट्रा। सिमिलरली जो लाईफाई होता है, लाइट वाईफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लाईफाई ऑप्टिक्स, ये वाईफाई से भी सैकड़ों और हजारों और लाखों जो गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जो 1-2 Gbps की हम बात करते हैं वाईफाई के अंदर, लाईफाई के अंदर और भी ज़्यादा सशक्त या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो पाना संभव है। तो भविष्य का ये विज्ञान की छोटी सी झलक है कि एक लाईफाई के द्वारा हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी है कितने बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकती है। मेरे मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इनके अपने कुछ नुकसान हैं, प्रॉब्लम्स है। जैसे कि रेडिएशन फैलता है, जैसे HVDC लाइन होती है, EHVAC लाइन होती है, वेरी हाई वोल्टेज की जो लाइन्स होती है, उनका अपना दुष्प्रभाव कुछ पड़ता है आदमियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर और मानव स्वास्थ्य के ऊपर। परंतु ऑप्टिक्स या जो लाइट साइंस होती है, उससे कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, सापेक्षिक रूप से बेहतर कम्युनिकेशन होता है, क्लीन कम्युनिकेशन होता है, कम प्रदूषण होता है, कम समस्याएं होती है और इन नटशेल कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दैट्स वाई विज्ञान भी ये कहता है कि लाइट के अंदर अभी तक भी काफ़ी सारी संभावनाएं छुपी है और भविष्य का विज्ञान लाइट विज्ञान होगा। एक और चीज़ जानने को इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। हम आज का जो मानव है, आज के जो आदमी हैं, अपने आप को बादशाह समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी जानते हैं सब कुछ हम ही जानते हैं। न तो हमसे पहले कुछ जानता था, न हमारे बाद की कोई एडवांस सभ्यताएं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस मल्टीवर्स में, इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। मेरे मित्रों, इतिहास के अंदर केवल आदि मानव ही थे या हमें भी सिखाने में समर्थ सभ्यताएं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका कि उत्तर बहुत ही निकट के भविष्य के अंदर पा लेना संभव है। बहुत ही निकट का भविष्य। बाइबल के शब्दों में इसे कहा जा सकता है नॉट मैनी सेकेंड्स। अगर नॉट मैनी ईयर्स बाइबल में बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के दूसरे आगमन के बारे में, और वो लगभग होता है 2000 समथिंग साल के बारे में। तो मेरे मित्रों, उसी अनुपात के अंदर अगर हम कहते हैं कि नॉट मैनी सेकेंड्स, तो इसका मतलब होगा कुछ ही वर्ष या कुछ ही महीने। तो मेरे मित्रों, इस विज्ञान के द्वारा, इस ऑप्टिकल विज्ञान के द्वारा, प्रकाशिकी विज्ञान के द्वारा हम इतिहास के बारे में भी कुछ जानने में समर्थ होंगे कि इतिहास का विज्ञान क्या था और क्या इतिहास का विज्ञान हमारे आज के विज्ञान को कुछ शिक्षा दे सकता है। का स्टोन एज या मेटल युग केवल आदि मानव का या पत्थर के हथियारों को काम में लेने वाला आदमी ही है, या ब्रह्मास्त्र चलाने वाला, पाशुपतास्त्र चलाने वाला, मणियों से खेलने वाला कुछ समृद्ध साइंस है? तो मेरे मित्रों, ऑप्टिक्स के द्वारा, प्रकाशिकी विज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के द्वारा हम ये भी जान पाएंगे कि इतिहास का विज्ञान हमें क्या सिखा सकता है। और इतिहास का विज्ञान कहीं भविष्य का विज्ञान तो नहीं है। इसे हम शब्दों में कह सकते हैं कि संत कबीर की उलटबासियाँ। कहते क्या थे और अर्थ कुछ और निकलता था। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मेरे मित्रों, सितारों के आगे जहाँ और भी है, विज्ञान के इम्तिहान और भी है। यदि मेरे कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ रिकमेंडेशन है। टी लोब्सांग रामपा, ये हमारे तिब्बत के महान संत भी थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका था। इनकी लिखी हुई लगभग 18 किताबें हैं, जिसमें से 10 या 11 हिंदी में अनुवादित है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और बाकी की अंग्रेजी में अवेलेबल है। तो इनके लिटरेचर को कुछ पढ़िएगा, आपको पता पड़ेगा कि इतिहास का विज्ञान क्या था और हमारा आज का विज्ञान उसके कितने शतांश या लक्षांश या अर्बुदांश तक पहुंचा है। थिंग्स आर वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड. We will be able to understand the Stone Age science. We will be able to understand the Metal Age science through it.
पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। क्षणभंगुर जीवन है, कबीरदास जी ऐसा हमें बोल के गए हैं। अस्तित्व ऐसा माना जाता है कि लगभग दसियों लाख वर्ष का है। एक इंसान पत्थर से लेकर बुद्धत्व तक की जर्नी को लगभग 10 लाख वर्षों के अंदर पूरा करता है। और आपका और हमारा जीवन कितना है? प्रकट जीवन 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 100 वर्ष। तो मेरे मित्रों, हमारा ये जीवन क्षणभंगुर है। हमारा इससे पिछले का भी कोई जीवन था, हमारा इससे अगला भी कोई जीवन होगा। तो जैसे पानी के बुलबुले हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो ये जो बुलबुला मैं दिखा रहा हूँ आपको, और बहुत रोक के रखा हुआ है, अच्छे तरीके से रोक के रखा हुआ है स्लाइड को मैंने। तो ये बुलबुला क्या बताता है? बहुत कुछ बताने के अंदर समर्थ है ये बुलबुला। ये प्रकाश के किस विज्ञान को बताएगी? उत्तल लेंस को बताएगी या उत्तल दर्पण को बताएगी? अवतल लेंस को बताएगी या अवतल दर्पण को बताएगी? तो मेरे मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे कि भविष्य के ऊपर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ आपको बोरिंग करने के लिए, परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो फिलॉसफी है उसका मूल अर्थ ही है ज्ञान के प्रति अनुराग। फिलोसोफर यानी कि ज्ञान के प्रति अनुरागी व्यक्ति। तो मेरे मित्रों, फिलोसफी के अंदर भी एक से बढ़कर एक हीरे छुपे हुए हैं, भले वो भारतीय दर्शन शास्त्र हो या वेस्टर्न फिलोसफी। दोनों ही के अंदर एक से बढ़कर एक हीरे छुपे हुए हैं जो कि आध्यात्मिक विज्ञान को समृद्ध करते हैं। और उन्हीं में से एक हीरा है लेबनिज का मोनार्ड प्रिंसिपल। मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगा, कृपया इसे गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा तो नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, परंतु जो सत्य के खोजी है, जो सत्य के अन्वेषक हैं, जो सत्य को और गहनता से और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वन पिक्चर समराइजेज थाउजेंड ऑफ द वर्ड्स, सिमिलरली वन एनिमेशन समराइजेज लैक्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द वर्ड्स। तो मेरे मित्रों, ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है, ये कोई साधारण एनिमेशन नहीं है। इसे पूरे तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो शायद आध्यात्मिक विज्ञान के चरम सत्यों को हम समझ पाएंगे। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, भारत के जो एक महान कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनके शब्दों में, मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिंबित करने वाली है हाला। मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय में बिंबित करने वाली है हाला। इसी उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया, मैं मधुशाला के अंदर हूँ या मेरे अंदर मधुशाला, मैं मधुशाला के अंदर हूँ या मेरे अंदर मधुशाला। क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में इस महान ग्रंथ मधुशाला को बताने के लिए। एक साधारण अर्थों के अंदर माना जाता है कि प्याला, हाला, मधुबाला, साकी और मधुशाला ये केवल एक शराब पीने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, परंतु यदि हम इसे काम में लेते हैं अंतर जगत के अंदर, प्याला यदि शरीर हो, साकी यदि कुछ और हो, मधुशाला अंदर का जगत हो, तो इसके पूरे निहितार्थ
इतने बेहतर हो सकते हैं कि इसे मैं एक आध्यात्मिक ग्रंथ की संज्ञा दे सकता हूँ। ये सबसे अंतिम लाइन बहुत ही कीमती है, मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। मेरे मित्रों, इस एपिसोड के चित्रों के ऊपर, एनिमेशंस के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ शब्द हैं, सैकड़ों शब्द हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परंतु जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं इस एपिसोड में, वो एक सच्चे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले के लिए एक नया आयाम खोलने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरे मित्रों, कहावत वही है, परंतु चित्र अलग हैं। मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। पिछली स्लाइड और ये स्लाइड दिखने में लगभग समान है, परंतु उतनी समान नहीं है। यदि कोई आदमी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में एक 12वीं कक्षा का एक विद्यार्थी यदि पढ़ता होगा तो वो थोड़ा समझ पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, वैसे ही लाखों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों और अरबों इलेक्ट्रॉन आदर्शात्मक दशा में, परंतु व्हाट हैपेंस इन ए रियल वर्ल्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। एक इलेक्ट्रॉन ढूंढना इतना आसान नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एक नए एकमात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाना भी आवश्यक नहीं है, परंतु जब हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तब हम एक इलेक्ट्रॉन मानते हैं और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड का क्या प्रभाव होता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। एक आदर्शात्मक विश्व जिसके अंदर हम मानते हैं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम इस पूरी दुनिया से, इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु ये मोनाड थ्योरी आपको बताएगी कि आखिर हम किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कॉस्मोस से, पूरे मल्टीवर्स से, पूरे यूनिवर्स से, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार प्रफुल्ल प्रकृति के ऊपर कुछ प्रभाव करता है, किस प्रकार प्रकृति प्रफुल्ल पे प्रभाव करती है, किस प्रकार प्रफुल्ल का अस्तित्व आपके अस्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है, किस प्रकार आपका अस्तित्व मेरे अस्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है, किस प्रकार मेरा न्यूरॉन आपके भावनात्मक, आपके ऑरा से प्रभावित होता है और किस प्रकार मेरा ऑरा आपको प्रभावित करता है। तो मेरे मित्रों, जीवन को समझना इतना आसान नहीं है, परंतु यदि हम चाहें तो इसको बेहतर तरीके से ज़रूर समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऊपर से निकल रही है, परंतु ये आपका अपना समय है, आपका अपना एपिसोड है, भविष्य में केवल 1-2 सालों के लिए नहीं है। अगर इसको आप चाहें तो आज से 50 साल के बाद में भी देख रहे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप हिंदी समझते हैं और इंग्लिश समझते हैं तो। और नहीं भी समझते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दृश्य लाखों वर्ष पहले भी थे, दृश्य आज से सैकड़ों साल बाद में, हजारों साल बाद में भी होंगे। क्या आपको लगता है कि जो लियोनार्डो दा विंची थे, उन्होंने एक बढ़िया सी मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उसे आप आज तक समझ पाए हैं? परंतु वो कला का जो नमूना है वो आज भी उपलब्ध है आपकी खोज के लिए। तो मेरे मित्रों, सिमिलरली ये जो एपिसोड है अगर ज़िंदा रहा तो आपके लिए उपलब्ध रहेगा, और 50 साल बाद में हो या 70 साल बाद में आप इसे कभी भी देख सकते हैं और इसके द्वारा कि एक कुछ नया चीज़ जानने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे मित्रों, इस बुदबुदा या बुलबुले के द्वारा हमें एक और ह्यूमन प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी, आदमी की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके बारे में उंगली उठाना चाहते हैं या उसे इंगित करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, ये जो आदमी की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह अपने शुभ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है और अपने अशुभ को छुपा कर रखना चाहता है। ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये भले पॉलिटिशियन हो, इकोनॉमिकल वाले आदमी हो, आपके फेक संत हो। सच्चा संत को दिक्कत नहीं है, परंतु जो फेक संत है, जो नकली गुरु हैं, नकली आध्यात्मिक पर्सन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े आपके जो लीडर्स हैं, अधिकतर 100 में से 99.99 लोगों को ये प्रवृत्ति होती है
ये स्वभाव है कि वो अपने शुभ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं और अपने अशुभ को छुपा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर भी जैसे चांद में भी दाग होता है, सूर्य में भी कलंक होता है, तो इस प्रफुल्ल के अंदर भी अगर आप ढूंढेंगे तो अगर 50-60 अच्छे गुण होंगे तो 2-4 बुरे गुण भी हो ही जाएंगे। परंतु आई एम ऑल्सो ए स्ट्रगलिंग एक्टर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने उन दागों को धो पाऊँ, अपने उन दागों से पीछा छुड़ा पाऊँ और अपने आगे की जर्नी को, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को पूर्ण कर पाऊँ। मेरे मित्रों, शुभ भावना हो या शुभ विचार या शुभ कर्म, रिपीटिंग, शुभ भावना हो या शुभ विचार या शुभ कर्म, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हर आदमी को अच्छा लगता है। दान देता हूँ, डोनेशन कर रहा हूँ, लिखवाना जरूरी है कि इस कमरे का निर्माण प्रफुल्ल डाबी के पैसों से किया गया है, उसने 1 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया। पॉलिटिशियन होता है, फीता काटना अच्छा लगता है कि फलाने भवन का निर्माण इतने महानुभाव जो एक महामहिम हैं उनके द्वारा किया गया। हर व्यक्ति चाहता है कि वो इतिहास के अंदर कुछ अमर छाप छोड़ जाए। हर व्यक्ति वैदिक ऋषि नहीं होता कि हमें ये तक पता नहीं रहता कि वेद का ये इतना सुंदर सा सूत्र होता है, वो किसने दिया, कौन थे वेद के ऋषि, कौन थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि मानवता को इतने एक से बढ़कर एक समृद्ध कॉन्सेप्ट दिए और अपना नाम तक लेना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। हाँ मेरे मित्रों, भारत के संत, सच्चे संत इसी कोटि के अंदर होते हैं। और आपकी भावना हो जिसे कोई नहीं देख सकता, ऐसा आप समझते हैं। आपके विचार केवल आपके माइंड के अंदर ही है, ऐसा आप समझते हैं। कर्म जो कि छुप के बंद कमरे में आप करते हैं, आप समझते हैं कि उस शुभ कर्म को या कर्म को केवल आप देख पा रहे हैं। परंतु मेरे मित्रों, आपके अंदर का हर छोटे से छोटा भाव हो या हर छोटे से छोटा विचार हो या हर छोटे से छोटा कर्म जिसे कि आप 7 तालों के अंदर भी छुप के क्यों ना कर रहे हो, वो एक न एक दुनिया के अंदर विजिबल हैं, पूरा प्रत्यक्ष हैं। नटशेल, छुपना असंभव है, छुपाना नामुमकिन है। आध्यात्मिक विज्ञान भी ये कहता है कि कोई न कोई दृष्टा जरूर है जो कि आपको देखता है। और मोनाड एक ट्रांसपेरेंट बुलबुला है, एक ट्रांसपेरेंट परिधि के अंदर हम सब लोग लिपटे हुए हैं। मेरे अंदर का हर विचार, हर कर्म, हर भावना पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। हो सकता है आप उसे देख पाने में सक्षम नहीं हो, परंतु ऊपर की जो सभ्यताएं होती है, ऊपर की जो दुनिया है, अंदर की जो विकसित दुनिया है, वो इसे देख पा रही है, समझ पा रही है। शब्दों के अंदर छिपी हुई मेरी शुभ भावना है या अशुभ भावना है, या सत्य भावना है या असत्य भावना है, मैं ब्रह्म का विस्तार कर रहा हूँ या मैं ब्रह्म का विस्तार कर रहा हूँ, सब कुछ वहाँ पूर्णतः नग्न है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो मेरे मित्रों, ये लाइन, ये स्लाइड काफ़ी कीमती है। आप ये न समझें कि आपको बंद कमरे में कोई देख नहीं रहा है तो कोई भी नहीं देख रहा है। अगर इस स्लाइड को मेरा आज का राजनेता, आज का कुछ जो नकली संत हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लीडर्स जो कि मानवता को दिशा देने में सक्षम हैं, वो केवल इस स्लाइड को अगर समझ लेते हैं, केवल इस स्लाइड को, बाकी पूरे चैनल की बातें भूल जाइए आप, तो शायद मानवता का इतिहास कुछ और होगा। और यदि सनक सम्राट राजकुमार के शब्दों में कहें, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।
प्रफुल्ल डाबी भी यात्रा कर रहा है, कुछ अशुभ है, कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है, कुछ अच्छा है उसके अंदर, कुछ बुरा है। आप में भी पूरा संत विद्यमान नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, इसीलिए आप भी मानव है, इसीलिए मैं भी मानव हूँ। आप भी यात्रा कर रहे हैं एक ही लक्ष्य की तरफ, मैं भी यात्रा कर रहा हूँ एक ही लक्ष्य की तरफ।
ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब। पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सत्याग्रह, चॉइसेज ऑफ योर्स, एक कदम विश्वगुरु भारत की तरफ, संगत छत्वम, आइए साथ चलें। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड है टू मेक द ईडन गार्डन। धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का हमारा ये प्रयास है। स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक प्रयास है। अपनी आगामी पीढ़ियों को एक बेहतर विश्व देने का प्रयास है। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सत्य तथ्य सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्वगुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी निकणभर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, डाउट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, क्रिटिक्स हो, दैट कैन बी सेंट एट 0to infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो, या प्रोफेसर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप कहीं से भी क्यों ना हो, छोटे हों या बड़े हों, आप अपने इस मित्र को निसंदेह दिल खोल कर लिख सकते हैं। इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, आप अपने इस मित्र से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं प्रफुल्ल डाबी आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आप में छुपी परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के रूप को नमन करता हूँ। आज